जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का जो मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड में। अब आज हम सिर्फ मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग गुलाम वंश के बारे में शुरुआत करेंगे, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैं आपको इस लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आप यूपी पीसीएस तक के एग्जाम को आप दे सकते हैं, यूपी पीसीएस प्री तक के लिए, ठीक है। क्योंकि मेंस में लिखने के लिए आता है, तो मैं मेंस की गारंटी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। और याद रखें आपको कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस चीज को आप लोग ख्याल रखें और मेरे साथ लगे रहें। और आपसे एक चीज की गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इससे पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। गजनवी के बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, उसको संघर्ष का युग भी कहा जाता है, संघर्ष काल भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संघर्ष हुए, क्योंकि विदेश से, जैसे अरब से तुर्क वाले आए, यहाँ पे आक्रमण किए। आक्रमण करने के बाद भारत में जो सल्तनत कायम होती है, वो कैसे कायम होती है, उसकी शुरुआत हम लोग देखने से पहले वो कहाँ से शुरू हुई, ये चीज हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हमने आपको संघर्ष का युग और संघर्ष का काल भी पढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन इस टॉपिक में मैं आपको ऐसी कोई चीज, कुछ नाम दूंगा जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिले। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने लिखा है गौरी वंश, मतलब मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। आई तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, हमने लिखा है कि 12वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब बीच में, गौरी वंश का उदय होता है, ठीक है। कहाँ पे उदय होता है, ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय होता है। और गौरी साम्राज्य के का आधार जो है वो कहाँ पे था, तो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, ठीक है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था इसका जो साम्राज्य था गौरी वंश का। इसका जो साम्राज्य था वो था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में। मतलब भारत का जो हिस्सा है, भारत के हिस्से में उत्तर और पश्चिम के हिस्से में पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं, लद्दाख से सटा हुआ बॉर्डर 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान अपना सीमा लगाता है हमारे भारत देश लद्दाख से। तो वहीं पर इसका क्या हुआ था, इसका उधार, मतलब कि इसका साम्राज्य का आधार था, ठीक है। और देखें, आरंभ में, मतलब शुरुआत में गौरी गजनी के अधीन था। क्या था, जो महमूद गजनवी थे ना, इसके अधीन था गौरी साम्राज्य, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो मैं आपको बताया ना कि दिल्ली सल्तनत, मतलब गुलामों का सल्तनत जैसे कहा था, गुलाम वंश कहा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, भारत में लोग कैसे आए, मुस्लिम आक्रमण कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। तो ये जो गौरी वंश था, ये वंश जो था, ये वंश किसके अधीन था, तो गजनी, मतलब महमूद गजनी, जो महमूद गजनी बैठे थे ना, तो ये गजनी के अधीन था। लेकिन गौरी जिस वंश का प्रधान था, उसका नाम संसबनी था। क्या नाम था, संसबनी थे। मैं एक चीज बता दूं, देखिए, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एमटीएस, इन सारे एग्जामों में ये नाम ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कि जिस वंश मोहम्मद गौरी जिस वंश से था, वो उस वंश का क्या नाम था, संसबसी। बहुत डीप नॉलेज है, इसलिए ये आपको इन एग्जामों से नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको मिलेगा यूपी पीएससी प्री में मिल जाएगा। इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है तो यूपीएससी में मिल जाएगा, पीसीएस में मिल जाएगा, ठीक है। यूपीपीएससी जो आरओ है, इसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अब देखिए क्या था, तो जिससे गौरी,
मतलब मोहम्मद गोरी जिस वंश का प्रधान था उस वंश का क्या नाम था? संसबनी। अब आगे देखें, मोहम्मद गोरी इसी वंश का था। किस वंश का? संसबनी वंश का। ठीक है। अब 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। कब बना? तो 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जैसे अब्दुल कासिम महमूद गजनी, उनका क्या नाम था? गजनवी क्या था उनका लक़ब था, क्योंकि गजनी की राजधानी गद्दी पर बैठे थे, इसलिए महमूद को मोहम्मद अब्दुल कासिम महमूद को गजनवी भी कहा गया। ठीक है। इसी तरह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बनता है। ठीक है। मतलब इस वंश का शासक बन जाता है। कब? 1173 ईस्वी में। ये डेट आपको याद रखनी है। आगे देखें, मोहम्मद गोरी का, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये इसका जो प्रथम आक्रमण हमारे भारत पे होता है, प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कहां पर किया? तो पहला आक्रमण इसने किया कहां पर? मुल्तान पे किया। ठीक है। अब मुल्तान पर, ये जो मुल्तान पर किसका शासन था? तो करमाथी जाति का मुसलमान का शासक था। किसका शासक था? तो मुसलमान का। वो किस जाति के थे? तो करमाथी जाति के थे, जो मुसलमान वहां थे, तो उनका शासक था। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पे जो हुआ वो हुआ कहां पर? मुल्तान पे। अब मुल्तान पे किसका शासक था? तो मुसलमान का था। वो किस जाति के थे? तो करमाथी जाति के शासक थे। ठीक। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखें, मैं फिर आपको एक चीज बताऊं कि 1178 ईस्वी में, कब? 1178, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर, देखिए कुछ मैं भी यूट्यूब पे देखता रहता हूं अक्सर, कुछ टीचर्स हैं जो गुजरात बजाय राजस्थान दिखा दिया है। ठीक है, कि राजस्थान पर आक्रमण हुआ है। अब किताबों को जब देखा गया तो उसमें क्या है कि गुजरात पर आक्रमण किया गया, ये सीधा सीधा नाम दिया गया है। ठीक है, ये कि गुजरात और राजस्थान आपस में है, कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन मोहम्मद गोरी 1778 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, ये चीज ख्याल रखें। और कुछ बताया ना, कुछ टीचर्स शायद मेंशन ना हुआ, ध्यान से ना आया हो, या हो सकता है कि दोनों जगह हो, किसी किताब में लिखा हो। तो लेकिन ज्यादातर किताबों में मैंने जो देखा, मैंने जो पढ़ा है, वो गुजरात ही लिया है, ना कि राजस्थान लिखा है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे जब भी ऑप्शन में आए तो पहला 1178 ईस्वी महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया था, तो आपका आंसर होगा गुजरात पर। ठीक है, तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। अब वहां का शासक कौन था? मूलराज। देखिए ये चीज आपको कंफ्यूजन करेगी। आपको अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हमारे गुजरात पर, भारत पर आक्रमण करते हैं, वहां के शासक भीम द्वितीय ने इनको पराजित करके वापस गजनी भेज देते हैं। लेकिन मैंने यहां पे मूलराज लिखा, क्यों? याद रखें, भीम द्वितीय का ही नाम मूलराज भी था। ठीक है, ज्यादातर आपको मैं फिर बताऊं, ज्यादातर आपको नहीं मिलता ये चीज, तो मैं आपको कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, हर एक चीज आपको मेंशन करूंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो और कोई क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए। आए क्वेश्चन और आप उसको कर लें, नहीं कर पाते हैं तो गलती इसमें आपकी होती है, मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ा भी रहा हूं। अब आप ना पढ़ें, आप नहीं याद करें, कि इसमें फॉल्ट आपकी है, आपकी गलती है। तो मैंने क्या बताया, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां का शासक मूलराज, मूलराज मतलब भीम द्वितीय, ये लिखिए। हमने दोनों, ज्यादातर जो टीचर्स हैं या फिर ज्यादातर
यूट्यूब पे जो हमने भी देखा, आप भी शायद देखते होंगे, वहां पर मूलराज नहीं, सिर्फ भीम भीम द्वितीय ही मेंशन होता है, ठीक है। लेकिन ये भी चीज आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम न रहे कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो मूलराज भीम द्वितीय ने इसे हराया, किसको हराया? तो मोहम्मद गोरी को। सॉरी, क्या बताया, 1178 ईस्वी में जब ये गुजरात पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद गोरी, तो यहाँ के शासक मूलराज, जिसे भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। और ये हार भारत में मोहम्मद गोरी मतलब तुर्कों की पहली हार थी, वरना जितने भी तुर्क ने आक्रमण किया इससे पहले कभी वो हारे नहीं थे। ये पहली बार हराने का श्रेय जो जाता है वो भीम द्वितीय मतलब मूल राज्य को जाता है। तो मोहम्मद गोरी तुर्क था ही, आपको पता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी क्या था? तुर्क। क्यों? क्योंकि गजनी के अधीन था। गजनी कौन थे? महमूद गजनवी, महमूद अब्दुल कासिम महमूद गजनवी, ये कौन थे? ये तुर्क थे, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी तुर्क की भारत की पहली पराजय थी, पहली हार, ठीक है। तो भारत में पहली बार अगर हराया है किसी ने तुर्कों को, तो वो है मूलराज, जिसे भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब हराया था? तो 1178 ईस्वी में हराया था। मेरे ख्याल से यही तक आप तो क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे आज, वो चीज आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद एक युद्ध होता है जिसको हम तराइन का युद्ध कहते हैं। वो युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। अब वो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। क्या होता है कि जब ये मोहम्मद गोरी के बीच में संघर्ष होता है, तो ये जो मोहम्मद गोरी है ना, उनकी बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है। मेरा पृथ्वीराज चौहान भी इनको हरा देते हैं, और ये हराकर जब हार जाते हैं तो ये गजनी वापस लौट जाता है। वही चीज हम देखेंगे आज। देखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य का मतलब समझ रहे हैं, मिडिल, बीच में, ठीक है, कि मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। हमने बताया ना, ये संघर्ष क्या है? जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाली क्लास जो हमने पढ़ा, वो संघर्ष का युग ही कहा जाता है, क्योंकि यहीं से एक सल्तनत की शुरुआत होती है। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी के बाद, ये चीज ख्याल रखिएगा। तो क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। उसे तबर हिंद भतिंडा पर, कहां पर हुई, कहां पे युद्ध हुआ, ये भी याद रखें, तबर हिंद। अक्सर आप क्लासों में और अक्सर आप किताबों में यही पढ़ते होंगे कि भतिंडा पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। लेकिन याद रखें एक चीज और, एक नाम और है कि तबर हिंद को भतिंडा कहा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत तबर हिंद भतिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर, ठीक है, दोनों के अधिकार को लेकर हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई और अपने वतन गजनी वापस लौट गया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, शुरुआत क्या हुई। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग जल्दी इसको नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये चीज कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आवाज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों को बताएं, क्योंकि मुझे बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, सब्सक्राइब की जरूरत है जल्दी से। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ही दूंगा और हमेशा आपको फ्री ऑफ कास्ट ही दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी और जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने तराइन का प्रथम युद्ध देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। बहुत सारी कहानियां इतनी लाइनों में छिपी हुई है, हम आपको बहुत सारी चीजें बता दें। और मैं आपको एक चीज बताता हुआ चलूं कि मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की
संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य की जो नींव रखी गई उसका सर्वप्रथम संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है, ये भी ख्याल रखें आप लोग। तो मैं ये पढ़ूंगा बिगत देरी किए, पढ़ेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है, तराइन का द्वितीय युद्ध मतलब प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, और द्वितीय युद्ध जो होता है वो 1192 में। ठीक है, ये ख्याल रखें। तो ये युद्ध तो आप भूलेंगे नहीं, एक को याद कर ले, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, वो भी इन दोनों के ही बीच में हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित करके उसके वतन गजनी वापस भेज देते हैं। लेकिन फिर ये बहुत बड़े लश्कर में, बहुत बड़े लश्कर कहा जाता है 1,20,000 लश्करों में आया था, और बहुत सारे 10,000 मतलब धुरंधर भी थे, इसमें तीरंदाजी बहुत सारे लोग थे। ये जो द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में होता है, प्रथम और द्वितीय दोनों। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या ये कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं। इतना बताते हैं, उसके बाद कहानी फिर हम आगे शुरू करते हैं। क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब देखें, एक कहानी और सुन ले। जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के साथ में हुआ, तो इसमें जब मोहम्मद गौरी जब विजय हो जाता है, मतलब पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो पृथ्वीराज चौहान को ये क्या करता है, अपना बंदी बना लेता है। और कुछ सालों तक उसके बाद बंदी बनाकर जीत उठ चला जाता है। ठीक है, गजनी वापस। लेकिन इनको जो है अजमेर में कुछ सालों तक राज करने के लिए दे देता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं गजनी वापस, दोबारा आऊंगा, याद रखना मैं दोबारा आऊंगा लूटने। क्योंकि यहाँ पे शासन करने का कोई वही नहीं था लोगों के, बस ये लोग था कि आओ लूटो और घर जाओ वापस। ये जो दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश की सल्तनत, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, मैं बताऊंगा अभी कहानी, थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इनको अजमेर क्या कुछ सालों तक इनको राज दे देते हैं और कहता है कि आप यहाँ पे कुछ राज करें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये चीज हजम नहीं हुई, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जब हम राज करना इन्होंने शुरू किया अजमेर में, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के ही खिलाफ जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि कैसे उनको हराया जाए, कैसे पराजित किया जाए और अपना साम्राज्य, अपना राज हम वापस ले लें। ये खबर मिल जाती है किसको, जनाब मोहम्मद गौरी को। और जब मोहम्मद गौरी को ये खबर मिलती है तो वो आते हैं और पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड दे देते हैं, मतलब मार दिया जाता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से यह कहानी की वजह से आपको यह पूरी स्टोरी मोहम्मद गौरी की सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आगे देखते हैं। 1194 ईस्वी में 1194 में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया। ठीक है, कब आया? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत वापस आया और कन्नौज के निकट चंदावर, इसमें चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच युद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद। जयचंद कौन थे? कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान के शासक थे। ठीक है, जयचंद कब हुआ? तो 1194। याद रखें, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ठीक है, 2 साल की गैपिंग। ऐसे याद रखें कि 1192 में जब इसका युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान को हराकर ये वापस कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। ठीक है, तो वहां से आते आते इसको कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। ठीक है, ऐसे याद रखें कि 91 में, 92 में, 91 में, 92 में, उसके बाद 2 साल इसको भारत आने में लगा, और 1194 में
फिर जयचंद के बीच युद्ध हुआ होता है, कहां पर? चंदावर नामक स्थान पर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको याद होगी। ऐसे युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है, मतलब इन ये भी पराजय हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जयचंद यहाँ पर हार जाते हैं। आगे देखें, फिर 1206 में, मतलब 94, कितना हुआ? 6 5 6 4 6 6 12, मतलब सब मान लीजिए 12 साल। ठीक है, 12 साल हुआ, क्योंकि 94 6 2000, 1200 और प्लस 6, तो 12 साल में, मतलब कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। लास्ट याद रखें, 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 94 चंदावर का युद्ध हुआ, और 94 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, और 1206 ईस्वी में, मतलब 12 साल। ठीक है, याद रखें 12 मतलब 12 साल। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण करता है। ठीक है, उसने खोखरी, कहा? खोखरी जातियों की बड़ी संख्या में हत्या करके विद्रोह का दमन किया। अब फिर 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी के बाद राज्यों का उत्तराधिकारी जो बनते हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से भी आप स्टोरी सुन ले। क्या हुआ कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने चंदावर पे युद्ध करते हैं, सॉरी, अब भारत पे अपना अंतिम युद्ध करते हैं, आक्रमण करते, किसके खिलाफ करते हैं? तो कोकरी जनजाति के ऊपर। ठीक है, कोखरी जातियों की एक बड़ी संख्या में इनकी हत्या करके विद्रोह का दमन कर देते हैं। और फिर 1206 ही में गौरी के बाद, मतलब मोहम्मद गौरी के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में। क्या हुआ कि 1206 में ये यहाँ पे जंग करने के बाद जब वापस जा रहे थे, तो वापस जाते वक्त इन्होंने क्या, दमियक नामक स्थान पर 1206 में ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। जब यहाँ पे भारत से ये वापस जाते हैं, ये खाने जान ले, भारत से वापस जाते हैं, तो मोहम्मद गौरी ने अपना जितना भी राज्य था उसका उत्तराधिकारी बना देता है, किसको? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। और एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, यलदौज, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी जो है, जो नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हैं, इसलिए भी वो ज्यादा पहचाने जाते हैं। यलदौज जो गजनी का राज्य संभालता है मोहम्मद गौरी के बाद, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए फेमस है क्योंकि वो भारत पे ही राज करते हैं और वो गुलामों वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बाद राज्यों का उत्तराधिकार यदि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। इसके दूसरे गुलाम यलदौज को गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, जो मैंने आपको कहानी की तरफ बता दी। फिर आगे देखें कि मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी क्या था कि बख्तियार खिलजी मतलब जो सेनापति थे, लेकिन क्या थे? गुलाम। ठीक है, ये 3 गुलाम थे इनके। तो बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में, कब? 1198 में नालंदा व विक्रमशिला जो कहां पे स्थित है? तो बिहार में। अक्सर एग्जाम में पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो बिहार में। तो ये विश्वविद्यालय को इसने क्या किया? ध्वस्त किया। कब किया? 1198 में, मतलब 1191 में तराइन का प्रथम, 92 में द्वितीय। 6 साल बाद अगर आप देखें तो 1198 में क्या हुआ? इसने ध्वस्त किया। फिर क्या हुआ? फिर 6 साल बाद आप देख लीजिए तो 1194 जो चंदावर का युद्ध हुआ। ऐसे आप ख्याल, मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। तो मैं यहां लिख दूं 1191, 1192, 1198 और 1200, क्या है? 1206, 92 और क्या है? 94। ठीक है, 92, 94 और फिर 1198, 1198 फिर 1206 में मृत्यु। क्या हुआ
91 से 92 युद्ध हुआ, 92 से 2 साल बाद 94 जो ये वापस आते हैं, जिसमें पृथ्वीराज को इन्होंने मृत्यु दंड दिया था। फिर 4 साल बाद 98 में, फिर 8 साल बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती। ऐसे याद रखें, 91, 91, 92, 94, 98, 2 और 1206। तो 1198 नालंदा व विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अब मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर की गई। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उम्मीद यही करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अब इसको भूलेंगे नहीं और आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। क्या ये बात सच है? क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, और एक कहानी की तरह मैं बता भी देता हूँ, कहानी की तरह लिख भी देता हूँ, और नोट्स आप लोग ऐसे ही बनाएं ताकि आपको हर एक चीज आसानी से याद रहे और याद हो भी जाए। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी है तो बस फिर से मैं कहूँगा, मुझे सपोर्ट करें, आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें दोस्तों को, बहुत जल्द, थोड़ा सा जल्दी कर दें, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब और आप लोगों के शेयर से और आप लोगों के कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नए क्लास में आपके साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके बाद इनके भी गुलाम हुआ, जिसे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहें। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।